हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक की पात्रता परीक्षा है या हम कैसे स्पेशल एजुकेटर जो बिहार का है वैकेंसी, उसके रिगार्डिंग जो पांचों सब्जेक्ट है उसका हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो हमने हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी और हमारा ईवीएस, इसको मिला के हमने 3-3 प्रैक्टिस सेट कर लिया। अब हम चौथा शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और यह हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। हम क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हम ये देखते हैं क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। एक बेहतर तर्क और एनालिसिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते अपने अपने पहले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे दिया है, क्या बच्चे भाषा का अधिग्रहण करते हैं क्योंकि वे आनुवांशिक रूप से ऐसा करने के लिए पूर्व निर्धारित है, या क्योंकि माता पिता उन्हें कम उम्र में ही सिखाते हैं। यह प्रश्न अनिवार्य रूप से किसको प्रकाश डालता है? अब देखो, अगर ये चीज़ आया है, यहाँ पे दोनों चीज़ दिया है। क्या ऐसा है कि जो बच्चा है आनुवांशिक रूप से सीखता है, ये पहले से ही मानसिकता चली आ रही, या जो बच्चे के माता पिता उन्हें कम उम्र में सिखाते हैं? तो ये किस तरह की चीज़ें हैं, इसको आपको बताना है। तो अगर हम चौथे ऑप्शन की बात यहाँ पे करें, दिया है कि भाषा के विकास पर अनुभूत का प्रभाव होता है। अनुभूत मतलब जो सुनो या अनुभूत करना, मतलब ना उसको महसूस करना। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आनुवांशिकता की बात हो रही है और माता पिता द्वारा सिखाई गई चीज़ों की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हम बात करें, क्या दिया है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या बंद प्रक्रिया? इसमें कोई क्वेश्चन पूछने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, क्या बहुकारक क्षमता के रूप में विकास पर चर्चा? अब देखो, बहुकारक क्षमता की बात हो गई, बट यहाँ पे क्या है, देखा जाए तो आनुवांशिक से बच्चे भाषा के बारे में बात हो रहा है, तो ठीक। तो बहुकारक क्षमता से हमसे मतलब ही नहीं। अब हमारे पास बचा प्रकृति एवं पोषण। अब इसका आप लोग अगर इंग्लिश में जानते होंगे तो आपको पता होगा, नेचर, एक का नेचर होता है, एक का नर्चर होता है। अब नेचर का मतलब वही हो गया हमारा पर्यावरण, और जो हमारा नर्चर है, जो हम पोषण होता है, तो क्या हमारा हो गया आनुवांशिकता के अंतर्गत आ गया। तो अगर देखा जाए तो आपको अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के ऊपर ये बहस है, तो आप आसानी से कर लेते, बट यहाँ पे उसको लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, दे दिया है क्या, प्रकृति और पोषण। प्रकृति का मतलब क्या हो गया, हमारा पर्यावरण से हो गया, और पोषण का मतलब हमारा आनुवांशिकता से हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं और नर्चर बोलते हैं। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ, तो क्यों सही हुआ? क्योंकि प्रकृति का मतलब हमारा किससे डिपेंड कर रहा है, हमारा रिलेट कर रहा है वो हमारे पर्यावरण से, और पोषण का मतलब हमारे आनुवांशिकता से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं कर पाता है, किंतु यह अपितु अपने कंधे व गर्दन की पेशियों को तन जाती हैं, जो उसकी गर्दन और कंधे की पेशियों तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? ठीक, आपको यही बताना है। और यहाँ पे ये सिद्धांत आपको समझिए रटना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत किसका है, विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि वही बच्चा जब छोटा था, तो अब छोटा था, मान लो स्कूल में आने में दिक्कत होती, प्री स्कूल में, यहाँ पे देखिए दिया ना पूर्व विद्यालय, प्री स्कूल में जब बच्चा आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो बच्चा चिल्लाता है, उसको दिक्कत, उसको लगता है हम यहाँ को हमको मार सकते हैं, डर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट वही बच्चा मजबूरी में आकर पढ़ रहा है या किसी तरह की दिक्कत हो रही है, वो तो चिल्लाएगा नहीं, बल्कि क्या कर लेगा, अपने गर्दन और कंधे की जो पेशियाँ उसकी तन जाती है। तो क्या हो गया, विभेद और एकीकरण के विकास का लक्षण है यहाँ पे। बाकी जो है विकास क्रमिक प्रकार का होता है, ये गलत हो जाएगा। विकास नहीं रहती, देखो ये सब चीज़ सही है, बट यहाँ पे इस ऑप्शन को देखा जाए किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, वो विभेद और एकीकरण के लक्षण सिद्धांत कर रहा है। ठीक, तो आई थिंक चीज़ समझ में आएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है? अब आपको इसमें देखना हो कौन सा सही है। पहला क्या है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब जैसे यहाँ पे दे दिया कि कुछ पहलू जो आनुवांशिकता से होते हैं बिल्कुल सही, और कुछ अन्य पर्यावरण से भी होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जो कि बिल्कुल सही है। अब जो ऑप्शन गलत है उसको हम देख लेते हैं। क्या दिया, एक बच्चे सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीने द्वारा पे निर्धारित करता है। ठीक, जीनों द्वारा, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीन पे ही थोड़ी निर्धारित करता है, चीज़ गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अच्छी देखभाल और एक पौष्टिक आहार बच्चे के लिए जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। विकार को दूर कर सकता है, बट उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सिर्फ खान पान से बच्चे का सब कुछ नहीं हो सकता, उसके अंदर जीन का भी बहुत महत्व होता है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के, अब देखो पर्यावरण से बच्चा भाषा सीखता है, ऐसा नहीं, पर्यावरण से बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करना सीखता है, बहुत सारी चीज़ समाज से सीखता है। तो ये भी गलत हो गया। हमारा पहला ऑप्शन सही है, जो कि सबसे बेस्ट है। कुछ पहलू को वो आनुवांशिकता के द्वारा सीखता है और कुछ को पर्यावरण के द्वारा सीखता है। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी।
बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझाते चल रहे हैं। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप जब आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो जाए तो आप जरूर हमें बताएं कि आपने 30 में कितना अपने आप से सही किया था। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब शुरू होता है। तो अगर इसमें पहला ऑप्शन की बात करें, दिया कि प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में बच्चा कब होगा, 5 से 6 साल का होगा, हम कह सकते हैं। बट अब यहाँ पे ये चीज़ क्या दी है, वास्तव में कब शुरू, रियलिटी में कब शुरू होता है। तो जो बच्चा होता है ना, वो अब देखो सामाजिक विकास करना मतलब 3 साल का होता है तब भी चीज़ों को समझना शुरू करता है। मतलब शैशवावस्था के जस्ट बाद का जो फेज होता है वहाँ से बच्चा सामाजिक विकास शुरू हो जाता है उसका। क्योंकि अगर देखो शैशवावस्था की अगर अवधि होती है कितनी होती है, 0 से 2 साल तक होती है, या कोई साइंटिस्ट 3 साल तक मानते हैं तो हम 2 या 2.5 साल मान लेते हैं। तो उसके बाद का जो पीरियड होता है जब बच्चा बोलना सीखता है, कहाँ सीखता है, समाज से ही सीखता है। ठीक, तो सामाजिक विकास तो वहीं से उसका शुरू हो गया ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, पूर्व बाल अवस्था। मतलब जो बच्चे का सामाजिक विकास कब से शुरू होता है, ये मान के चलिए 3 से 6 साल के 3 साल के बाद शुरू हो जाए, मतलब 3 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो ये जब 3 साल का बच्चा किस एज में रहता है, पूर्व बाल अवस्था में रहता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। देखो मतलब उसका एक वर्तमान में कोई स्तर, मान लो एक लेवल है, ठीक, उस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है बच्चा, तो इस लेवल को बीच के इसको हम क्या एरिया बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। अब बच्चा अगर इस जोन के ऊपर जाना चाह रहा है तो आप क्या दो उसको, इसका फोल्डिंग करोगे। इसका फोल्डिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है, ढांचा होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आएगी। जरा सा हम बच्चे को अगर हेल्प दिए तो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है बच्चा। ठीक, जब ऊपर चला जाए तो उसको उस जो ऊपर देने को जो प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ढांचा बोलते हैं, पाढ़ बोलते हैं, या इंग्लिश में एस्के फोल्डिंग बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ शायद समझ में आएंगी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। कौन ऐसा जो सही नहीं है, आपको नहीं ढूंढना है। ठीक, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ देखिए कि बच्चे उन कार्यों में बहुत कम सीखते हैं जिन्हें वे पहले ही स्वतंत्रता सहित कर चुके होते हैं। ठीक, ये हो सकता है, क्यों, अब देखो इसको अब छोड़ देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है, निकट विकास का क्षेत्र की संकल्पना जेडपीडी जो है इसका एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि वाइगोस्की ने दिया, आपको नहीं वाला ढूंढना है। दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। अब ये बताओ संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की ने क्या, बच्चा जो है उसका विकास जो है विकास भाषा के साथ, मतलब जैसे जैसे बच्चा मतलब सीखता जाता है उसी के साथ साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह दिया है कि उसके महत्व की उपेक्षा करता है, मतलब भाषा के महत्व की उपेक्षा कर रहा है। तो यही तुम्हारा नेगेटिव है क्योंकि हमको नहीं ढूंढना था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें गलत हुआ क्यों हुआ, इसमें क्या दिया है कि वह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की भूमिका पर जोर देता है। बिल्कुल, बच्चा जो होता है संज्ञानात्मक विकास के जब होता है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भूमिका पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पहला जो थोड़ा सा आपके मन डाउट था वो भी क्लियर हो गया। क्या दिया था यहाँ पे, बच्चे उन कार्यों को बहुत कम समय में सीखते हैं। ठीक, बहुत कम सीखते हैं जो स्वतंत्रता सहित कर चुके थे। देखो जो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दूसरे कार्य को देखते हैं। और बच्चा सबसे ज़्यादा कब सीखता है, जब कहीं एक बार वो फेल हुआ या एक बार उसको ना कर पाए तो उसमें दिमाग लगाया था बच्चा, तो वहीं तो सीखेगा ना। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि भाषा की उपेक्षा नहीं की। इन्होंने खुद कहा है कि भाषा जो है वो सामाजिक जो हमारा डेवलपमेंट है उसके साथ साथ भाषा का विकास भी होता रहता है, और यहाँ पर उपेक्षा दे दिए तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में योजनाबद्ध है। अब देखो व्यक्तिगत हो कोई भी क्षेत्र शिक्षा हो, अगर आपको बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम दिख जाए तो वही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे के सारे आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और वैसे ही देखिए आप, जहाँ व्यक्तिगत की बात हो रही है मतलब इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ पे देखा जाता है, जहाँ बच्चे को एक बच्चे को देखा जा रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जा रही है, तो इसी को तो हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो जहाँ व्यक्तिगत आ जाए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, उसको हम क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित, क्योंकि एक बच्चे को ध्यान में दे के शिक्षा दी जा रही है, यही तो बाल केंद्रित होता है, यही तो बाल व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है। ठीक, तो आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो छात्र अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं वो बुद्धि को दर्शाते हैं। कौन सी बुद्धि को दर्शाते हैं, अब देखो अगर आप अपनी बातों से अपने विचार को व्यक्त कर पा रहे हो तो ये कौन सा होगा, ये भाषा का होगा ना। अगर आपको भाषा का ज्ञान होगा, आप सही से संचार कर पाएंगे, सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी तो दूसरों को अपना जो विचार है वो व्यक्त कर पाएंगे ना।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। क्यों, अब देखो संवेगात्मक क्यों नहीं होगा, संवेगात्मक इसमें बिल्कुल नहीं होगा, अंतर व्यक्ति तो ये भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक भी नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचा क्या, भाषाई, क्योंकि जब प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है किसको, अपने विचारों को, तो कब करेगा वो, जब उसके अंदर भाषा का विकास होगा। ठीक, यह भाषाई बुद्धि को दर्शाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया कि नीचे प्रस्तुत की गई कक्षा शिक्षण व्यवहार की कौन सी विशेषता को रचनात्मक मूल्यांकन के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया। अब रचनात्मक मूल्यांकन मतलब सबसे बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बेस्ट रचनात्मक मूल्यांकन मतलब यहाँ पे बच्चे का सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ज्ञान या नॉलेज नहीं टेस्ट करेंगे, बल्कि वो किस खेल में अच्छा है, या आर्ट में अच्छा है, या दौड़ने भागने में अच्छा है, या खेल कूद में अच्छा है, उसका माइंड सेट क्या है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है उसमें सबका मूल्यांकन होता है। तो इसीलिए इसको रचनात्मक मूल्यांकन और सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दे दिया है कि इसमें पूछा कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक, अब दिया यहाँ पे छात्रों के वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए शिक्षक प्रश्न पूछता है। छात्रों से वर्गीकरण, बिल्कुल अगर मतलब बच्चा उसको मूल्यांकन करना, शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करना है तो उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, शिक्षक छात्रों द्वारा प्राप्त की गई निपुणता के स्तर को निर्दिष्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे स्तर की बात हो गई तो बिल्कुल, क्योंकि छात्रों द्वारा प्राप्त निपुणता, निपुण यहाँ पे कुछ नहीं है, जो बच्चा जिस चीज़ में है वहाँ पे उसको ग्रेड दिया जाए। ग्रेड वो भी नंबर में नहीं, बल्कि उसको यहाँ बताया हाँ ये ऐसे है, इस तरह से है। ठीक, तो जी स्टार दे के चीज़ों की जाती है। तो ये भी हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है भी। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक प्रस्तुति बनाते हुए शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है तथा उसकी जाँच करता है, बिल्कुल सही है। एक प्रस्तुति बनाते हुए शिक्षक क्या करता है, छात्रों को मोटिवेट करता है, उसका एनालिसिस भी करता है, चेक भी करता है कि हाँ चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा यहाँ पे क्या, चौथा ऑप्शन की बात किया जाए क्या है, शिक्षक कुछ सेकंड के लिए रुकता है, छात्रों को देखता है और प्रश्न पूछता है। ठीक, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्या, लास्ट क्या है हमारा, शिक्षक प्रदर्शन मापदंडों, अब देखो मापदंड जहाँ पे आ गया ये ऐसे ही गलत हो गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं हम। और दिए गए आलोचनात्मक मूल्यों को नहीं, आलोचनात्मक मूल्य मतलब बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उसको मूल्यांकित कर रहे हो आप, तो रचनात्मक मूल्यांकन थोड़ी होता है, कमियों को हमें नहीं देखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक, ए सी डी सही है, बाकी दो गलत है। हम देखते हैं हमारे ऑप्शन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी डी अगर सही है तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसको अगर देखें फिर से बैक करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात कीजिए, यहाँ पे दिया कि एक शिक्षक छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उन्हें प्रतिपुष्टि देना चाहता है ताकि उनकी अधिगम की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अब इसमें जो भी आकलन का तरीका, कौन सा आकलन तरीका, अब देखो जो भी आकलन वो कर रहा है किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए। आप ऐसे ही समझ जाया करो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो उससे आप इसमें क्वेश्चन कर लिया करो कि जो आकलन हो रहा है, यहाँ पे दिया ना कि आकलन वो किसके लिए हो रहा है, कठिनाइयों को दूर किया जा सके या कमजोरियों को निदान करने के लिए किया जा रहा है, तो कौन किसके लिए हो जाएगा, अधिगम के लिए हो जाएगा। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं रहे तो आपको खुद ही मिल जाएगा सेंटेंस में कि अधिगम का आकलन करने जा रहा है, से करने जा रहा है रूप में। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन तो आप खुद से इसमें पूछिए कि आकलन जो हो रहा है किस रूप में हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं कमजोरी को निदान करने के लिए। ठीक, और दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही है अधिगम, वो किसके लिए हो रहा है, आकलन वो अधिगम के लिए आकलन, तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया जाए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना करता है, बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना करता है। अब यहाँ पे देखो, तो अब आलोचना मतलब हमको एक निगेटिव वर्ड यहाँ पे चाहिए जिससे हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे केवल आ गया, तो देखना ही नहीं, जहाँ भी केवल देखिए वो हमेशा निगेटिव वर्ड होगा, और हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमसे यही पूछा था कि कौन सी आलोचना करता है, तो ये हो जाएगा। क्यों, देखिए दिया कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है, बहुबुद्धि में प्रतिभा नहीं। बहुबुद्धि में गार्डनर सिद्धांत दिया था, गार्डनर जो सिद्धांत दिया उसमें बहुबुद्धि में ये दिया था कि 8 या 9 तरह की कुछ चीज़ें होती है। ठीक, जिसमें मतलब तार्किक गणित का अलग होता है, कला वाले का अलग होता है, जो नेता बनता अलग होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ प्रतिभा के बारे में सिर्फ बात नहीं की गई थी, हमारा पहला गलत है, और यही पूछा गया कौन सी आलोचना करते थे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे। यहाँ इस ऑप्शन गलत हो, क्यों गलत, इसको देख लेते हैं। यह कि बहुबुद्धि छात्रों को उनकी प्रवृत्ति का पता लगाने का अवसर, बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि से तो पता चलता है छात्र की मानसिक क्षमता सही है, कि गणितीय क्षमता सही है, कि भाषाई क्षमता थी, कि जो वो उसका फिजिकल वाला जो वो सही है, इसी से पता चलता है। तीसरा क्या है, वह व्यावहारिक बुद्धि पर जोर देता है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, यह अनुभविक
साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता, अनुभव के जो साक्ष्य उसको समर्थन नहीं देता, ये भी तो सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो कि वही आपसे पूछा कि गलत इसमें क्या है, तो वही सही हो जाएगा। अब चलते इसमें दिया है कि एक बच्चा अपनी भाषा मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा भी वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। अब मान लो आप यहाँ से चले गए लंदन में, ठीक, लंदन में गए तो वहाँ का जो बच्चा है उस इंग्लिश को मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, और आप यहाँ से गए हो तो आप उस मातृभाषा को द्वितीय भाषा के रूप से, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो इस तरह से अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो दिया कि दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका विकासात्मक हो जाएगा, जो कि सोचना नहीं है, क्योंकि समान प्रकार की अगर त्रुटि की बात हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ विकासात्मक होगा, ठीक। अगर ये ना होता तो हमारा कौन सा होता, सरलीकरण हो जाता, ठीक, और अधिकारी सामान्यीकरण, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सोचेगा, विकासात्मक। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात कर दिया कि निम्नलिखित में कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है, जहाँ पे लिंग, ठीक। तो अब चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें, दिया कि क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब अगर ये पूछा गया तो ऐसे ही दिखा रहा है कि हाँ लिंग रूढ़वादिता है, ठीक, उसके मापदंड को देखा जाए, समानता की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि ये अब यहाँ पे ये लड़कियों को कम आका जा रहा है, क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ देखिए कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना, ये हो जाएगा समानता का मापदंड, ठीक। यही तो हम करेंगे ना, क्योंकि वहाँ देखें हम कितने लड़कियाँ कितनी थी, ये मापदंड हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, एक रूढ़वादिता दिखा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, हम दिए कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। अब देखो विशिष्ट योग्यता मतलब आप कैटेगराइज कर रहे हो लोगों, तो कैटेगराइज थोड़ी करना, आपको मापदंड देखना है, वो भी लिंग वाला, तो ये भी गलत हो गया। पहला क्या है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में तुलना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक, यहाँ बच्चों की सब कुछ हो रहा है बच्चों के बारे में। या अगर महिला पुरुष या शिक्षकों की तुलना आप कर रहे हो तो बल्कि ये देख रहे हो ना कि कितने कम है कितने ज़्यादा, तो वहाँ मापदंड आपको नहीं दिखेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है आपसे हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक। तो अब चौथे ऑप्शन की बात करें, इसमें दिए उनकी क्षमताओं का आकलन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नता को अगर आप देख रहे हो तो उनकी क्षमता का आकलन हम करें तभी तो पता चलेगा। तीसरा क्या है, प्राप्त सुविधाएं और सामग्री प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब योगमाल को हैंडीकैप्ड है तो उसको जो भी सुविधाएँ हैं पर्याप्त होनी चाहिए और सब सामग्री भी प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा क्या है, व्यक्तिगतकरण को आवश्यक बनाना, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगतकरण का मतलब क्या हो गया, हर एक इंसान के हिसाब से शिक्षा देना, यही तो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। पहला क्या है, उन्हें विशेष पहचान देना, ऐसा नहीं है। विशेष का मतलब क्या हो जाएगा कि एक उन्हें अलग कैटेगरी में डाल देना, या एक अलग स्कूल में डाल देना कि हाँ ये अलग तरीके से हैं, ये स्पेशल चाइल्ड है, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा, अब उनको विशेष कैटेगरी में अगर आप डाल दे रहे हो, इसका मतलब क्या, उनको समान बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ाना चाह रहे हो, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं वाला है और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा के दौरान शिक्षकों और छात्रों के निर्देश के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने की अधिगम की प्रगति का आकलन करता है। अब देखो, अगर शिक्षक और छात्र निर्देश के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मतलब आप पूछ रहे हो, बच्चा बता रहा है, फिर बच्चा ही पूछ रहा है, आप उनको बता रहे हो, तो ये कौन सा होता है, ये रचनात्मक होता है। बच्चा जो बहुत क्रिएटिव हो गया है, या आप क्रिएटिव, मतलब जो क्लासेस चल रही हैं बहुत क्रिएटिव चल रही है, इसीलिए बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हो, फिर बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक। तो ये किस तरह का चीज़ होता है, तो उसको आप डायरेक्टली समझ जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक होता है। नैदानिक का मतलब क्या होता है, निदान करना, मतलब आप अगर जिससे क्लास में देखो कि हाँ किस बच्चे को कमी, उसके हिसाब से शिक्षा दे रहे हो, तो ये नैदानिक हो गया। और योगात्मक का मतलब क्या होता है, समेटिव, जिसको असेसमेंट बोलते हैं। ये कब होता है, जब हमारा एक यूनिट खत्म हो जाए, एक चैप्टर खत्म हो, उसके बाद जो मूल्यांकन उसको होता है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया ना शिक्षकों और छात्रों के निर्देश के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, ठीक। तो हमारे हो गया स्थापन, ऐसा कुछ मूल्यांकन होता नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें दिया है, एक बच्चा जो अपने स्कूली जीवन के बीच अपनी आय के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। मान लो कक्षा 5 में है, लेकिन कक्षा की 3 की चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो मूर्ख होगा, बिल्कुल नहीं। मंद बुद्धि होगा, नहीं। मंद बुद्धि होगा तो कक्षा 5 तक पहुँचता ही ना, भले वो 3 की प्रॉब्लम न सॉल्व कर पा रहा हो, ठीक। तो शैक्षिक रूप से मंद होगा, वो मंद तो होगा बट शैक्षिक रूप से मंद, क्योंकि हो सकता है बच्चा खेल में बहुत अच्छा हो, ठीक, हो सकता है बच्चा दौड़ में अच्छा हो सकता है बच्चा फुटबॉल में अच्छा हो,
तो शैक्षिक रूप से मंद हो सकता है, ना कि मूर्ख या मूर्ख नहीं हो सकता, मंद बुद्धि नहीं हो सकता है। तो चौथा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए मानसिक रूप से मंदित वाला, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है आपसे, जो दूसरा, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया कि विविध पृष्ठभूमियों की अभिकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर इसमें बात करें तो क्या करना चाहिए, आप ऐसे देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला दिया विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर मान लो अगर आप एक पृष्ठभूमि तैयार करो, ठीक, वो भी अभिगमकर्ताओं की संबोधन करने के लिए, तो आप विभिन्न, जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझाना हो तो अलग अलग जगह के उदाहरण से उसको रिलेट करके समझाओ तो बच्चा ज़्यादा समझेगा ना। तो यही तो आपसे चाह रहा है यहाँ पे पूछना है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वीडियो थोड़ा बड़ा और हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम अक्षमता की पहचान करता है। अधिगम मतलब बच्चा पढ़ने में असमर्थ है। अपमानजनक व्यवहार ऐसा नहीं, अगर बच्चा अपमानजनक व्यवहार का इसका मतलब थोड़ी कि अधिगम अक्षमता है। हाँ, ये हो सकता है, बी को डी पढ़ रहा है, ये बहुत देखा गया, बच्चे कहोगे बी लिख दिया गया ऐसे डी, और वाज को सा पढ़ रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, ठीक। इस तरह की चीज़ें क्या होता है, अधिगम अक्षमता की पहचान, और हमारा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। और आगे देख लो, ये बहुत कम अवधान विस्तार एवं उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी गलत है, ये भी गलत, ठीक। हमारा दूसरा ऑप्शन है आप सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन। यहाँ दिया है कि रूबी को श्रवण आ सकता है, मतलब उसको सुनने में दिक्कत है, और उसके स्कूल के सभी छात्रों में ऐसी कई कठिनाइयाँ और विकलांगताएँ हैं, मतलब उसके साथ जो पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग यही हैं जिसको कठिनाई या कुछ विकलांगता है। तो आप इसको किस तरह की स्कूल कहेंगे। तो अगर जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ या विकलांगता से जूझ हैं, उसको क्या एक विशेष स्कूल हम बोलेंगे, हैंडीकैप्ड। हाँ, समावेशी आपके माइंड में आया होगा, समावेशी होगा, बट समावेशी तब होता है जब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ समान बच्चे भी होते, कुछ हैंडीकैप्ड होते, कुछ गरीब होते, कुछ अमीर, तो वहाँ समावेशी होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक विशेष स्कूल हो जाएगा जो स्पेशल स्कूल होता है, तो यहाँ पे यही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए, इसको बताना कौन सा सही है कौन सा सही, और उसमें दिया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती हैं। जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी अलग अलग, जैसे मान लो जिसको सुनने में दिक्कत आ रही है तो उसको कुछ ऑडियो विजुअल डिवाइस चाहिए, जिसको देखने में दिक्कत उसको विजुअल डिवाइस चाहिए, जिसको चलने में दिक्कत है उसको और कोई डिवाइस चलने के लिए चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी दिव्यांगता पर निर्भर करता है, बिल्कुल। अब बताया कि इसमें कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको पहला देखना है कि क्या यहाँ पे दिया है कि मानसिक मंद बच्चे को ठोस सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक अवधारणा को समझने के लिए बार बार निर्देश देने की आवश्यकता होती है। अब ये तो जो मानसिक रूप से जिस बच्चे को दिक्कत है उसको ठोस सामग्री से क्या लेना देना, जो मानसिक रूप से दिक्कत, ठोस सामग्री से क्या लेना देना। हाँ, जिसको थोड़ा सा दिखने को नहीं दिक्कत उसको कोई ठोस सामग्री दे दिया जाए, या जिसको चलने में दिक्कत उसको ठोस सामग्री, तो ये हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, संवेगी दिव्यांग बच्चे को आवश्यकता के आधार पर चिकित्सक सहायता की आवश्यकता। संवेदी मतलब जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, ठीक, या जो एमआर होते हैं या सीपी के बच्चे होते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ दूसरा। तो सिर्फ दूसरा किस में, हमारे सी में, ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ, जो उनके मतलब डर हैं, उनके बारे में उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, मतलब ये कब होता है, उनके अंदर भ्रांति कब होती है, कमियाँ कब होती हैं। तो ठीक, उसका क्या हो जाएगा, पहला देखो अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर बच्चे के मन में भय कोई आ रहा है तो वो गलत या तर्कहीन सोच की प्रक्रिया थोड़ी है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता, ऐसा नहीं, उच्च क्रम या निम्न क्रम की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तीसरा क्या है, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, यही सही है, क्योंकि अगर बच्चा उस अवधारणा के जो मूल है, जो उसका बेसिक वो नहीं जान रहा है या उसकी समझ को नहीं जाना, तभी तो उसके मन में भय आएगा, तभी तो भ्रांति आएगी। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है, गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तंत्रिका संबंधी विकार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि बच्चे के अंदर जो मूल है, जो बेसिक चीज़ बताएगी और जो सहजता है उसकी समझ नहीं होगी, तभी तो उसके अंदर भ्रांति या भय आएगा, और यही हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि स्मृति एक बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे वाक्य विन्यास दे रहा है और स्मृति और बोध के स्तर पर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रस्तुतिकरण हो जाता है। ये डायरेक्टली आपको समझ लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह से है, तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वाक्य विन्यास की बात आ जाए, जहाँ पे आप वाक्य के बारे में सारी चीज़ आपको बताना हो, तो उसके बारे में आपको बेहतर एनालिसिस होना चाहिए, वाक्य का उसका विच्छेद कर पाए, अलग अलग उसको कर पाए, ठीक। तो क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया, यदि एक शिक्षक
कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर मान लो कोई दिक्कत पा रहा है शिक्षक तो उसको क्या करना चाहिए, यही बोल रहा है यहाँ पे। बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम उसको देखना चाहिए ना कि सीधा घर भेज दोगे उसको। दूसरा क्या है, बच्चे को नज़रअंदाज करना, ऐसा इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को दंड ये भी नहीं दे सकते। चौथा ऑप्शन हमारे से क्योंकि दिया है कि बच्चे को परामर्श प्रदान करेंगे, उससे पूछेंगे क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से उसको सलाह देंगे, परामर्श देंगे, तो बच्चे का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को अधिनायकवादी अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में विकसित किया गया है, जिसका सामना कई व्यक्तियों ने अपने बचपन के दौरान किया है। देखो इसका मतलब क्या है, जब बचपन में अनुशासन की वजह से मतलब उनके अंदर विरोध, जैसे अब जैसे मान लो पेरेंट होते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा अनुशासित कर देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, मतलब उसके अंदर मन विद्रोह हो जाता है अपने माता पिता के लिए। ये किस तरह का है, ठीक, ये किस तरह का अनुशासन है, तो उसको कौन सा अनुशासन बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आप जान लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन एक तरह से है। इसको हम बोलते हैं अनुमेय अनुशासन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अनुमेय होता है। अब देखो अब यहाँ पे ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिनायकवादी अनुशासन ऐसा नहीं है। अधिनायकवादी का मतलब बच्चे को जो कहा जा रहा है उसको अच्छे से पालन करे, तो ये अधिनायकवादी हो गया। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, अगर वो सही लग रहा है तो बच्चा फॉलो करेगा, नहीं सही लग रहा है तो उसको मतलब विद्रोह नहीं करेगा, कहेगा हाँ चलो ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आज के चुनाव के माहौल में कुछ चीज़ें हमको बुरी लगती हैं, ठीक, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री, चाहे हम मुख्यमंत्री हों, कुछ चीज़ें बुरी लगती है फिर भी हम उसको कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो लोकतांत्रिक अनुशासन नहीं होता है। प्रेरणात्मक ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई प्रेरणा थोड़ी, अगर विरुद्ध आपके अंदर आ रहा है तो प्रेरणा थोड़ी कोई ले रहा हो, तो आप क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, अनुमेय अनुशासन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, हम देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। अगर पूर्व ज्ञान की बात आ जाए और यहाँ क्या और अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों को ध्यान में रखता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। सीधा ऐसे में रचनावाद दिख जाए तो और कुछ सोचना नहीं है। ठीक, इसमें रचनावाद का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे क्या है, और यहाँ पे वही चीज़ दिया क्योंकि दिया कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों को, ठीक, और यहाँ पे किसको संबंधित किया, अधिगम से संबंधित किया है, तो क्या हो जाएगा, रचनावाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर डर पैदा होता है या कोई संकल्प बना लेते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं होगा, आपको नहीं वाला बताना है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना। ऐसा नहीं है, अगर बच्चा कोई चीज़ सोचा है तो उसे आप हतोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि उसको सही करके उनको सही चीज़ बताएंगे, और हमारा ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे हतोत्साहित क्या है, निगेटिव वर्ड है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया है कि आपके शारीरिक परिवर्तन के बारे में धारणा को जो एक घटना के बाद संवेगों को सामने लाती है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करती है। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको सीधा आप जान लीजिए, जेम्स लैंग सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। जब शारीरिक परिवर्तन के बाद, जब एक घटना के बाद हमारा संवेग परिवर्तन रहता है, मतलब जैसे हमको चोट लग जाती है तो हम लोग मतलब उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, या हमको दिखना बंद जाए, हम लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तो यही होता है जब आपके जो नॉर्मल संवेग हैं उसमें चेंज आ जाता है, तो ये किसका सिद्धांत होता है, जेम्स लैंग का सिद्धांत होता है। ठीक, फैक्चुअल क्वेश्चन इसको आप रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिए, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। अगर आप प्रेरणा मतलब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, तो मोटिवेट कैसे करो, मतलब मन से कर रहे हो, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक तो है नहीं, बचा मनोवैज्ञानिक, क्योंकि उसके मन को मोटिवेट कर रहे हो ना। ठीक, उसको साइकोलॉजिकल मतलब चीज़ें बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मनोवैज्ञानिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, उसे सीखने का पठार कहते हैं। आप सीधे इसको अच्छे से रट लीजिएगा। सीखने का पठार का मतलब क्या होता है, एक समय मतलब ऐसे बच्चा शुरू जीरो से करता है, फिर सीखता चला जाता है, सीखता चला, बट एक समय आता है बच्चा एकदम स्थिर रहता है, ऐसे सीखता ही नहीं है। ठीक, और फिर डाउनफॉल आने की दिक्कत आती है। जब इस तरह की चीज़ें हों, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ना हो रहा और एकदम स्थिर हो जाए, यहाँ पे जो उसका सीखने की प्रक्रिया स्थिर हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, पठार। और पठार हमारा तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि अगर इसके ऊपर है तो प्लूटो पर्वत हो जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पठार ऐसे ही होता है, तो सीखने का पठार बन जाता है मतलब। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी पे। यहाँ पे दिया है कि समुदाय की कौन सी विशेषताएं शिक्षा को प्रभावित करती हैं। पहला क्या है, जनसंख्या, बिल्कुल सही है, जनसंख्या बिल्कुल प्रभावित करती है हमारे शैक्षिक विशेषताओं को। ठीक,
उसका क्या व्यवसायिक पैटर्न, ये भी सही है। तीसरा रीति रिवाज, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन को लेके हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या हमसे कुछ स्पेशल आप चाहते हैं कि हम ये एक चीज़ को अपनी क्लास में लाएँ तो उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ तक सारी चीज़ हो गई, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सॉल्व करने की। और अगर हमारी वीडियो सच में आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अच्छी लग रही हो तभी करें तो, और शेयर भी करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।